हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका रीट का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसी से संबंधित आज आपकी क्लास होगी सीडीपी विषय की। ये ऐसा नहीं आपके रीट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो भी आपके एग्जाम होंगे टीचिंग वाले उन सब के लिए, जिसमें भी आपकी सीडीपी पूछी जाती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। खास करके रीट एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और अब ऐसा ना समझना कि सीटेड में भी यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो सीटेड वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आप रीट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लें या सीटेड का। तो नहीं है, आपको याद रखना है, जब नहीं है क्वेश्चन आपसे निगेटिव पूछा गया है तो आपको आंसर भी इसका निगेटिव ढूंढने की कोशिश करना है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से क्या संबंधित नहीं, देखते हैं। एकाग्रता की अवधि में वृद्धि, ये तो संबंधित है आपका। पर्यावरण का अन्वेषण, ये भी सही है। तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या, ये जो है हमारा पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है तार्किक अवधारणाओं की क्या करे, व्याख्या। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और ये भी बात आपकी सही, अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच वो भेद कर सके या समझे उसको। तो इसमें से देखा जाए आपका पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। किस प्रकार की शिक्षा कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित होती है। तो कौन सी शिक्षा जो हमारी है शिक्षा कला, वो मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित होगी। मानवीय शिक्षा या रचनावादी शिक्षा या मॉन्टेसरी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा। तो आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन का आप आंसर कैसे देंगे, देखेंगे शिक्षा कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, तो ये हमारी कौन सी शिक्षा हो जाएगी, मानवीय शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका दूसरे का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, फर्स्ट वाला यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। यानी ब्लूम का जो संशोधित वर्गीकरण मूल्यांकन है उसको इन चारों ऑप्शन में कौन सा प्रदर्शित करता है। तो चलिए देखते हैं। आंकड़ों का उपयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट बनाना, जी ऐसा तो नहीं है, ये तो वर्गीकरण नहीं करेगा मूल्यांकन के क्षेत्र को, वो भी ब्लूम की टैक्सोनॉमी का। आगे देखते हैं। समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, ये बात आपकी सही हो जाएगी, बिल्कुल ब्लूम के संबंधित कि क्या करना है, जो ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण मूल्यांकन का क्षेत्र है आपका कौन प्रदर्शित करेगा कि समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। इस हिसाब से आपका तीसरे का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया था। तो ऐसा जो है निष्कर्ष हमारे किसके द्वारा दिया गया था कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो इसका जो है कथन हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। तो इस हिसाब से 4 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने कहा था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है। शिक्षक अपने क्षेत्र से किसी विषय पर उनकी अवबोधनात्मक स्तर को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने को कहते हैं। वह छात्रों की स्मृति को जगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, ये बात सही है। जब कभी भी बात होगी अवबोधनात्मक स्तर की तो आपको याद रखना है, ऐसा जो हमारा मानचित्र बनाने को कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो है उनकी किस चीज़ का मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, उनके रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आपका 5 का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है। किस आयु के बच्चे आकार, वजन, रंग, समय आदि के विभिन्न बिंदुओं को पहचानने लगते हैं या पहलुओं को पहचानने लगते हैं। तो कौन सी आयु वर्ग के बच्चे होंगे जो वजन, रंग आदि में जो है उनके विभिन्न बिंदुओं को पहचानने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है 5 वर्ष के या 4 वर्ष के या 2 वर्ष के या 8 वर्ष के। तो इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी 5 वर्ष के बच्चे जो है वे आकार, वजन, रंग, समय आदि के विभिन्न बिंदुओं को क्या करने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। समय के साथ बच्चों में होने वाला
संभाषण का विकास निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित होगा? व्यवहार पर, सांस्कृतिक पर, या बौद्धिक पर, या सामाजिक पर? तो एक चीज़ याद रखना है, जो समय के साथ बच्चों में होने वाला संभाषण है ये किस प्रकार के विकास पर केंद्रित होता है? तो आपको अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए, ये हमारे व्यवहार पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? व्यवहार पर। तो आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो 7 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे हमारा उपयुक्त, इसको शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है CCE। तो इसमें भी आपको याद रखना है, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, ये इससे संबंधित होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन से। ठीक है, तो आपका 8 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो अधिगम के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन सही है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि वह किस प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। ये बात तो सही नहीं है। अधिगम से संबंधित, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन नीचे भी देख लेते हैं। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, जीव प्रभावित होता है। ये तो बात आपकी सही नहीं। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो देखते हैं किस प्रकार। अगर आप एक अध्यापक हैं, अगर बच्चों को कोई समस्या है तो उसको ये समाधानकर्ता बनने में आप किस प्रकार उसकी सहायता कर सकते हैं, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है तो देखते हैं। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनके हल करते समय सहायता करना। देखा जाए यही बात आपकी सबसे सही हो जाएगी। अगर आप एक अध्यापक हैं और बच्चे किसी समस्या में हैं तो उनकी जब आप सहायता करेंगे तो उस समस्या को जल्दी वो लोग हल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, पुरस्कार देने की जहाँ पर बात होगी वो बात आपकी तुरंत ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 10 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। विज्ञान के प्रयोगों में लड़के आमतौर पर उपकरणों पर नियंत्रण कर लेते हैं, लड़कियों को आंकड़ों को रिकॉर्ड करने या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। या प्रवृत्ति दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? लड़कियां नाजुक होने के कारण? जी नहीं, ये बात आपकी सही नहीं होगी। लड़कियां उत्कृष्ट अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी त्रुटि के आंकड़ों को रिकॉर्ड करती हैं, ऐसी बात भी सही नहीं है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ये बात आपकी सही हो जाएगी। यह प्रवृत्ति यही दर्शा रही है कि लड़के जो है विज्ञान में अच्छे हैं और लड़कियां नहीं अच्छी हैं। ऐसा जहाँ पर भी बात होगी तो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ये बात हमारी दर्शा रही है इस वाले क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, इस हिसाब से 11 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है? जब आपकी जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें जब आपका शैशवावस्था काल चलता है तो उसमें जो है किस की अधिकतम वृद्धि होगी? हाथ, सिर, पैर, उंगलियां। तो शैशवावस्था में आपको अच्छे से याद रखना, ये आपके लिए रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो शैशवावस्था के दौरान जो है बच्चा घिसट कर चलना और फिर खड़े होना, चलना, चढ़ना आदि ये सीखता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। तो इसमें जो है पैरों में जो है उसकी अधिकतम वृद्धि होती है। किस चीज़ में होगी अधिकतम वृद्धि? पैरों में। तो आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शैशवावस्था के दौरान किसकी अधिकतम वृद्धि होती है? पैरों की। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आया था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण आपका क्या है? तो कोहलबर्ग के अनुसार जो हमारा नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण हो जाएगा वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जैसे ही बात कोहलबर्ग से संबंधित होगी और नैतिक विकास का अगर आपसे पूछेगा सर्वोच्च चरण आपका कौन सा है, तो याद रखना है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम करता है ताकि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो वो क्या किस रूप से प्रेरित है? आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से या व्यक्तिगत रूप से या अनुभवात्मक रूप से?
तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जब छात्र जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के कठोर परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम आप तभी करेंगे जब आपकी अंदर से इच्छा होगी। यानी ये जो हमारी है, कौन सा पूछा जाए अगर आपसे ये कहाँ से प्रेरणा आ रही है, तो ये हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है, जब कोई भी काम आप अपने मन से करने लगें। तो इस हिसाब से 14 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंतरिक रूप से जो है, तभी तो कठोर परिश्रम कर रहा है। जब तक कि आपकी अंदर से इच्छा नहीं होगी तो आप कठोर परिश्रम कोई भी आपसे कराना चाहे तो नहीं करा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 14 का राइट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वो आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र है, इसीलिए वो कठोर परिश्रम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे को अपनी स्कीमा का दमन करके या स्कीमा बनाना पड़ता है। तो इसे जो है, इस क्रिया को हम लोग अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब, किसी भी आप स्कीमा का दमन करके कोई नया स्कीमा बनाएंगे तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। तो 15 का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बचपन की मौजूदा राय के अनुसार, तो बचपन की मौजूदा राय के अनुसार बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं। ये बात आपकी सही नहीं है। बच्चों को युवा वयस्क माना जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है, जी बिल्कुल नहीं। तो 16 का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बचपन तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि, ये बात बिल्कुल भी सही हो जाएगी। आप बचपन की मौजूदा राय के अनुसार, क्या है बचपन हमारा, बचपन जो है तेजी से विकास और परिवर्तन की क्या है, अवधि है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, सीखना खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा खाली स्थान मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो एक चीज़ याद रखना है, सीखने के लिए आकलन होता है, तो सीखने के लिए जो आकलन है वो आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो खाली स्थान पर भरने के लिए आपका सर्वाधिक उचित ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 क्या कहता है, उसको देखते हैं। विकासात्मक कार्य खाली स्थान द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है। तो विकासात्मक कार्य किसके द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा हमारी थी, तो आपको याद रखना है ये हैविंग हर्स्ट के द्वारा। आगे आपसे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी आपसे निगेटिव पूछा गया, इसमें आपकी 3 बातें सही हैं, एक बात आपकी गलत है, वही आपको बतानी है। तो इस तरीके से आप जब तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, छात्र से अपने शब्दों में परिघटना या उदाहरण समझने के लिए कहना, ये जो है शिक्षण को प्रदर्शित करता है। आगे किस प्रकार का नियम काम करता है, इसका वर्णन करना तथा उदाहरण प्रदान करने के लिए छात्रों को पढ़ाना, ये भी बात आपकी सही है। समानताएं एवं अंतर देखना तथा सादृश्यता स्थापित करने के लिए छात्रों की सहायता करना, ये भी सही है। एकांकिक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की बात जहाँ पर होगी वो बात आपकी तुरंत ही गलत हो जाएगी। तो 19 का राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण नहीं करता है, आपसे पूछा गया। ये बातें आपको एग्जाम में बहुत ध्यान देना है। तो देखते हैं, बच्चे अलग अलग रंगी संरचनाओं, वर्णमाला, वस्तुओं के आकार और हर गतिविधि के कारण के संबंध में सीखना शुरू कर देते हैं, ये भी बात आपकी सही है। बच्चे विभिन्न गति कौशल में दक्षता प्राप्त करना शुरू कर देता है, ये भी बात आपकी सही है। बच्चे अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने लगते हैं, ये भी बात आपकी सही है। बच्चा जो है कार्य करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित करना शुरू कर देता है, ये बात आपकी बाल्यावस्था के चरण के बारे में बिल्कुल ही आपकी गलत हो जाएगी, आपसे गलत ही पूछा गया था। तो 20 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कहता है, सीबीएसई छात्र के लिए व्यक्तिगत के स्थान पर छात्रों के लिए सामूहिक गतिविधियों की सिफारिश करती है। यानी व्यक्तिगत सीखने की बजाय वो सामूहिक गतिविधियों की सिफारिश करती है। ऐसा करने के पीछे सीबीएसई का क्या हमारा विचार हो सकता है, तो ऐसा करने के पीछे आपका सीबीएसई का विचार हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना, जो संपूर्ण अधिगम में सामान्यीकृत हो सकते हैं, यही बात आपकी सही है। सीबीएसई का यही हमारा विचार है कि वो जो है व्यक्तिगत स्थान के बजाय सामूहिक गतिविधियों की सिफारिश करती है। तो आपका 21 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये आपके लिए सारे रीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी पूछी भी गए। निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है।
तो शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो हमारी शैशवावस्था की अवधि होती है इससे हमारा क्या संबंधित नहीं, वो संबंधित नहीं है भावनात्मक और सामाजिक विकास, जो गतिक विकास का भाग नहीं है, ये बात हमारी इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका 22 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था के दौरान जो है बच्चों की ऊर्जा बैठने, चलने और दौड़ने, समझने सहित गतिक और मानसिक कौशल के विकास की दिशा में भी निर्देशित होती है। और यहाँ पर बोला गया है भावनात्मक सामाजिक विकास जो गतिक विकास का भाग नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल इससे शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है। तो 22 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। विकास में PSRN शब्द से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है समझते हैं। समस्या समाधान, तर्क वितर्क और संख्यात्मक कार्य है, यही बात आपकी सही हो जाएगी। PSRN का मतलब हमारा क्या है, समस्या समाधान, तर्क वितर्क और संख्यात्मक कार्य। तो आपका 23 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आप क्या क्या कहता है। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली स्थान होती हैं तब। तो एक चीज़ याद रखना है, बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या होंगी, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, तब वो सीखते हैं अच्छे से। तो आपका इसमें 24 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने का कारगर तरीका हो सकता है। तो कौन सा कारगर तरीका हो सकता है समझते हैं। पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा विद्यालय संचालन करना, ये तो प्रभावी तरीका आपका नहीं हो सकता है। पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा एकल विद्यालय संचालन करना, ये भी प्रभावी तरीका नहीं हो सकता, ना तो कारगर तरीका हो सकता है। पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा सह-शिक्षा विद्यालय संचालन करना, ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए कारगर तरीका हो सकता है। 25 का आपका राइट ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लूटो का क्या मानना था आप लोग जानते होंगे, अगर आपने अच्छे से CTP पढ़ी होगी। प्लूटो का मानना था कि सह शिक्षा पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो किससे सहमत हैं देखते हैं। अधिगम पूरी तरह से बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रित होता है, जी बिल्कुल नहीं। अधिगम केवल तब होता है यदि या व्यवहार में सुस्पष्ट हो, ऐसा भी नहीं है। अधिगम तब नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य मूल्यांकन न किया जाता हो, ऐसा भी सही नहीं है। अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अधिगम जो हमारा है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो 26 का आपका राइट ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या अधिगम की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है। तो अधिगम की प्रक्रिया में हमारा क्या अधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों की आनुवांशिकता, अधिगम शैली, बच्चों का परीक्षण परिणाम या बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो एक चीज़ याद रखना, अधिगम की प्रक्रिया में जो हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो हमारा हो जाएगा अधिगम की शैली आपकी कैसी है। ठीक है। तो आपका 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों की अधिगम शैली अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि शिक्षक जो है बच्चों की अधिगम शैली समझने में असमर्थ है तो वह अनुपयुक्त ढंग से बच्चों से व्यवहार करा सकता है, जिससे बच्चे का अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका उल्टा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। जो हमारा रचनात्मक आकलन है ये कभी कभी संकल्पनात्मक आकलन भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 28 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 28 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग, खाली स्थान या अधिगम वातावरण, खाली स्थान समझते हैं। इसमें खाली स्थान पर सबसे उपयुक्त भरने के लिए आपका कौन सा आंसर सही होगा। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग की व्याख्या करते हैं या प्रभावित नहीं करता, ये बात आपकी सही नहीं होगी।
किस प्रकार लिंग का निर्माण करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये भी सही नहीं है। किस प्रकार लिंग को रूपांतरित करते हैं और क्षुब्ध करता है, ये भी बात आपकी नहीं सही है। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग को परिभाषित करते हैं और वातावरण को कम प्रभावी करता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी इन खाली स्थान पर भरने के लिए। तो 29 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है। व्यवहार का करना किस पक्ष के अंदर आता है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या अधिगम के भावनात्मक क्षेत्र में, या अधिगम के क्रियात्मक क्षेत्र में, या अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, व्यवहार करना जो है ये हमारा किस पक्ष में आता है, तो ये जो हमारा है अधिगम के संज्ञानात्मक पक्ष के या अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। व्यवहार करना अगर आपसे पूछा जाता है किस क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखना है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो आपका 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, इसमें करके सीखने की विशेषता होती है, एक चीज़ याद रखना है। बेंजामिन ब्लूम द्वारा ब्लूम के वर्गीकरण में इसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो आपका 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे आपके रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर से लेकर सारे आपको सेट प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आपके अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।